गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराण्विक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराण्विक बल क्या होते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो है वो पदार्थ है वह अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनाते हैं। कोई भी मटेरियल है वह मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम हो। जैसे पानी, वाटर है, वह मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कोई अन्य पदार्थ है किसी प्रकार का, वो है किसी भी अन्य मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कनेक्ट होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अंतराण्विक बल या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है वह है फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है वह अंतराण्विक बल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने ए मॉलिक्यूल लिया, दूसरा बी मॉलिक्यूल लिया है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। यहाँ ए और बी को मैं आपस में रिप्लेस करूँ, सपोज H2O पानी। पानी एक मॉलिक्यूल है और H और O है वो एटम्स हैं। तो पानी और सपोज कीजिए कि दूसरा मैं Ag सिल्वर, चांदी, रजत लूँ, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वह अंतराण्विक बल कहलाएगा। या पानी के दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल भी अंतराण्विक बल कहलाएगा। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर जो अंतराण्विक बल है उसको दो भागों में बांटा गया है। द टू टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल कौन सा होता है? इस प्रकार का अंतराण्विक बल जो किसी भी पदार्थ के दो समान अणुओं के बीच में लगता हो, कि फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, कि जैसे पानी और पानी के बीच में लगने वाला जो बल है या पारे और पारे के बीच में लगने वाला बल है वह होगा कोहेसिव या ससंजक बल। दो समान अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक बल। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, तो यह हो जाएगा अंतराण्विक बल है जो दो समान अणुओं के बीच में लगता है। तो दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसी प्रकार से होता है अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स या आसंजक बल। तो जिस प्रकार से पहले वाला अपन ने कोहेसिव या ससंजक बल पढ़ा कि किसी भी पदार्थ के दो समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, तो अडहेसिव से आपने नाम सुना होगा कि फेविकोल है, ग्लू है, गम है, ये एक प्रकार के अडहेसिव मटेरियल हैं जो अलग अलग पदार्थों को जोड़ने के काम आते हैं। तो उसी से एक शब्द बनाया अपने आसंजक बल या आसंजक फोर्स। आसंजक बल अडहेसिव फोर्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला अंतराण्विक बल है। फोर्स बिटवीन इंक एंड पेपर, या फोर्स बिटवीन सीमेंट एंड ब्रिक्स, फोर्स बिटवीन वाटर एंड सीमेंट, फोर्स बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम। तो दो विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनके बीच में लगने वाला बल होता है। नॉर्मली जो अंतराण्विक फोर्स या इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर या 10 एंगस्ट्रम की रेंज की होती है। तो यह एक प्रकार से काफ़ी अपन बड़ा बल मान सकते हैं। और इनकी खास बात ये भी होती है दूसरी, कि ये जो बल होते हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब है कि जिस प्रकार से कूलम का नियम है या चुंबकीय बल है, इस प्रकार के जो बल होते हैं जो कि F समानुपाती 1/r², इस प्रकार के जो बल होते हैं नेचर के, जो अपन पोलर नेचर के होते हैं और ध्रुवीय नेचर के होते हैं, और इसको अपन एक बार से स्फेरिकल फॉर्म में जो बल लगते हैं उस प्रकार के बल हैं। तो यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करने वाला बल है। इस आधार पर अपन दो प्रकार के एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि यदि किसी भी अणुओं के बीच में कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों अलग अलग हैं, तो यदि कोहेसिव फोर्स बड़ा है एडहेसिव फोर्स की तुलना में, अर्थात ससंजक बल है वह आसंजक बल से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिफरेंट मटेरियल डू नॉट कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, कि दो प्रकार के अगर अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, दो प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पानी है या कांच है, पारा है या चांदी है, कोई भी अलग अलग मटेरियल,
जो अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हो, अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने हो, तो वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, टच में नहीं आएंगे, अर्थात एक दूसरे को वेट नहीं करेंगे, गीला नहीं करेंगे। अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा है तो कोहेसिव फोर्स बड़ा होने का मतलब ये है कि जैसे पानी और ग्लास की, कांच की बात करें तो पानी और पानी के बीच में लगने वाला बल है वह पानी और कांच के बीच में लगने वाले बल की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बल स्ट्रॉन्ग होगा, जो प्रबल होगा, उसी का प्रभाव प्रयोग के दौरान दिखाई देगा, एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स मतलब पानी पानी के बीच में लगने वाला बल है वह पानी और ग्लास के बीच में लगने वाले बल को से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से दो अलग अलग मटेरियल हैं वह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया हुआ है मरकरी और ग्लास का, कि पारा और ग्लास, कांच, जो कांच होता है और वो पारा, अगर पारे किसी भी कांच के गिलास में पारा भरा जाता है तो वह पारा है कांच के गिलास को गीला नहीं करेगा या उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। यदि Fc है या कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स की तुलना में स्मॉल हो या छोटा हो, लेस देन हो, अर्थात दो समान समान मॉलिक्यूल या दो समान समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल है वह दो असमान अणुओं के बीच में लगने वाले बल की तुलना में छोटा है, तो जो दो असमान अणुओं के बीच में लगने वाला बल होगा वो ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा प्रबल होगा। इससे जो दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है H2O एंड ग्लास, अर्थात कांच और पानी। अगर कांच के गिलास में पानी भरते हैं तो वह कांच को गीला करता है। एक एग्जांपल और भी है इसका, फेविकॉल। फेविकॉल होता है, फेविकॉल नॉर्मली दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपकाने के काम आता है। अब ये आपस में एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स किस प्रकार से अपना असर दिखाते हैं, किस प्रकार से अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के प्रभाव में आके इंटरेक्शन करते हैं, यह डिपेंड करता है उनके कॉन्टैक्ट एंगल पर। तो कांटेक्ट एंगल या स्पर्श कोण क्या होता है? कांटेक्ट एंगल का मतलब है कि जहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या दो समान मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्पर्श में कांटेक्ट में आते हैं। तो कांटेक्ट एंगल को अपन डिफाइन किस प्रकार से करते हैं? कोई भी एक मुक्त द्रव है, कोई भी फ्री लिक्विड है, कोई मुक्त द्रव की जो सरफेस है, सतह है, मुक्त द्रव की सतह तथा ठोस के किसी भी संपर्क बिंदु पर, कि एक जैसे कांच का गिलास है, कांच के गिलास में अगर आप पानी भरते हैं तो कांच की गिलास की जो दीवार है वह और जो उसमें पानी जो H2O भरा है वह दोनों आपस में कहाँ पर कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने पर उनके बीच में बनने वाला कोण कैसा है, अर्थात उनके संपर्क कैसे हैं। कि कांच का जो गिलास है, जो कांच की सतह है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा और पानी की सतह के द्वारा बनाया गया आकृति के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा, उन दोनों के बीच का कोण है वो कांटेक्ट एंगल कहलाता है। तो किसी भी मुक्त सतह पर, किसी भी मुक्त द्रव की सतह व ठोस के किसी संपर्क बिंदु पर द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस सतह जो द्रव के अंदर है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण है वह कांटेक्ट एंगल कहलाता है। जैसे कि यह एक गिलास है, कांच का गिलास है, इसमें मैंने पानी भर रखा है, तो यहाँ पर कांच के गिलास जो द्रव के अंदर है उस सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, और ये कांच के गिलास में पानी भरा गया है तो उस पानी की सतह के द्वारा बनाई गई सतह, तो यह सतह किसी भी बिंदु, मैंने यहाँ पर ये बिंदु माना है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है वह कांटेक्ट एंगल कहलाएगा। तो कांटेक्ट एंगल है वह अलग अलग टाइप का हो सकता है। कांटेक्ट एंगल है वह डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ किस प्रकार का द्रव है, किस प्रकार के मटेरियल के पात्र में भरा गया है, और उस द्रव की जो सतह है वह किस प्रकार की आकृति बनाती है। तो अपन देखते हैं कि द्रव की सतह है वो 3 प्रकार की आकृति बना सकती है। सबसे पहले कि किसी भी पात्र में अगर कोई द्रव भरा गया है, कोई लिक्विड भरा गया है किसी भी वेसल में, तो उसकी जो सरफेस है वह एकदम प्लेन रहेगी, एकदम समतल रहेगी। दूसरा, द्रव की सतह है वह ऊपर की ओर उभरी हुई होगी, इसको अपन बोलते हैं उत्तल या कॉन्वेक्स, तो उत्तल कॉन्वेक्स शेप में होगी। तीसरा होगा कि जो द्रव की सतह है वह गड्ढे जैसी आकृति बनाएगी, इसको बोलते हैं अवतल या कॉनकेव। तो इन तीनों के आधार पर अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेस करता हूँ कि सपोज कीजिए कि यह जो पात्र है इसमें मैंने जो लिक्विड भरा है वह लिक्विड की सतह है वह इस प्रकार की आकृति बनाती है, सपोज इस प्रकार की। तो किनारों पर देखिए ये यहाँ पर कांटेक्ट एंगल है, तो यहाँ पर जो पात्र है उसकी दीवार के ऊपर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची और इस पॉइंट के ऊपर
मैंने इस द्रव के ऊपर स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ पर ये कोण बना। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा देखिए, इस प्रकार का कोण बना है। तो जो थीटा है वह थीटा 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है। अगर यही शेप इस प्रकार की होती और फिर ये जो दीवार की जो पात्र की दीवार है उसके स्पर्श रेखा और इसके कॉन्टैक्ट पर खींचेगी स्पर्श रेखा, तो यह 90 डिग्री से छोटा है। और यही अगर साइज ऐसी होती तो ये दीवार के सतह पर, जो पात्र की दीवार सतह पर खींचेगी स्पर्श रेखा और यह द्रव के द्वारा बनाएगी सतह पर स्पर्श रेखा, तो यह 90 डिग्री के बराबर। अर्थात अलग अलग शेप के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट एंगल या स्पर्श कोण होते हैं और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होता है अर्थात कॉन्टैक्ट एंगल है वह लेस देन π/2, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब यह हो गया कि जो पात्र है उस पात्र के मॉलिक्यूल्स और उसमें भरा गया द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, अर्थात पात्र के मॉलिक्यूल और द्रव के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल जिसको अपन बोलते हैं आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स, वह उस पात्र में भरे गए द्रव के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले बल अर्थात ससंजक बल की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा होता है इसका मतलब क्या हुआ, आकृति ऐसी होगी, क्योंकि ये देखिए इस आकृति के दौरान थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होता है तो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है कोहेसिव फोर्स की तुलना में। तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब है वह आसंजक बल है और आसंजक बल का मतलब ही होता है कि वह जो पात्र है या जो भी मटेरियल है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वह पात्र की दीवार को गीला करेगा, पात्र की दीवार को गीला करेगा। साथ में उसकी आकृति कैसी होगी, द्रव की सतह की जो आकृति है वह कैसी होती है, इस प्रकार की देखिए। तो आकृति होगी वह होगी अवतल या कॉनकेव प्रकार की आकृति होगी और यह सरफेस कॉनकेव प्रकार की आकृति होगी तथा जो कांटेक्ट एंगल है CONTACT कांटेक्ट एंगल है वह चूँकि π/2 से छोटा है, इसलिए जो द्रव है वह भरे गए पात्र के दीवार के साथ में कांटेक्ट में आएगा अर्थात उसको गीला करेगा, उसको वेट करेगा। अगर इस प्रकार के द्रव को किसी कैपिलरी या किसी केस नली का एक बहुत ही बारीक सी पतली सी ट्यूब उसमें डुबो दी जाए तो वह उस केस ट्यूब में या केस नलिका में जो द्रव है वह अपने आप ही सरफेस टेंशन के प्रभाव से उस केस नलिका में द्रव चढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी कपड़ा है, कोई भी स्पंज है, कोई रस्सी है, उसको अगर पानी में डुबो दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद में वह सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट के कारण से धीरे धीरे वह पूरा का पूरा हिस्सा, उसका बचा हुआ जो सूखा हिस्सा है वह गीला हो जाता है, ड्राई हो जाता है। साथ में इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार का एंगल बनता है हमेशा पानी और ग्लास। एक कांच का गिलास है, गिलास वाला गिलास नहीं है, ग्लास है, ग्लास मतलब या कांच का गिलास। तो ग्लास है। एक्चुअली में जिस ग्लास की बात करें उसको अपन बोलते हैं टम्बलर। जो ग्लास है जो इस शेप का होता है दैट इज कॉल्ड टम्बलर। और ये ग्लास है, ये मटेरियल है, इसको अपन कांच बोलते हैं जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर H2O है, पानी अगर किसी भी टम्बलर ग्लास में भरा जाता है तो वह उसकी सतह पर π/2 से छोटा एंगल बनाएगा तथा उस टम्बलर ग्लास की सतह को गीला करेगा और उसकी आकृति होगी वो कॉनकेव या अवतल जैसी होगी। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आता है कि जो स्पर्श कोण है या कांटेक्ट एंगल है वह π/2 के बराबर हो। π/2 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सतह है वह एकदम प्लेन होनी चाहिए। तो सतह के ऊपर बनाया गया कोण बनाएगी स्पर्श रेखा और दीवार पर बनाएगी स्पर्श रेखा के बीच का कोण है वह 90 डिग्री होगा। इस कंडीशन में जो द्रव है वह सतह को भिगोएगा नहीं अर्थात उसके कांटेक्ट में आने के बाद में भी उसको नहीं भिगोएगा।
साथ में यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। यहाँ पर जो द्रव है उसके अणुओं के बीच में लगने वाला बल अर्थात कोहेसिव फोर्स और द्रव और उस टम्बलर ग्लास के अणुओं के बीच में लगने वाला बल अर्थात एडहेसिव फोर्स दोनों समान होते हैं। अर्थात कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स इसमें समान होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी और रजत, अर्थात पानी एंड सिल्वर। अगर सिल्वर के किसी पात्र में पानी भरते हैं तो उसमें कोहेसिव फोर्स और जो एडहेसिव फोर्स है वो बराबर होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जब स्पर्श कोण या कॉन्टैक्ट एंगल है वह π/2 से बड़ा हो। π/2 से बड़ा होने का मतलब है कि जो द्रव है उसकी आकृति है वो शेप कैसा बनाएगा, वो बनाएगा उत्तल लेंस की तरह, अर्थात कॉन्वेक्स शेप। तो कॉन्वेक्स शेप की तरह बनाने के कारण से इसके ऊपर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह इस प्रकार से और दीवार की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रकार से, तो बनने वाला कोण है वो π/2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो द्रव के बीच में आपस में जो सेम मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला बल है वो द्रव और जो पात्र की दीवार है के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाले बल की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। अर्थात यहाँ पर कोहेसिव फोर्स है वह एडहेसिव फोर्स की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार के द्रव होते हैं वो पात्र की दीवार या जो भी मटेरियल लेते हैं वैसे लेते हैं, उसको गीला नहीं करते हैं। और इस प्रकार के मटेरियल लिक्विड के बीच में अगर कोई केस ट्यूब या कैपिलरी उसमें डुबोई जाती है तो उसमें पानी या वो जो लिक्विड जो भी है वह ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है, वह सरफेस टेंशन के प्रभाव की वजह से डाउन आता है, नीचे की तरफ आता है। और इस प्रकार का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कांच के गिलास में जो होता है, कांच का गिलास होता है, टम्बलर ग्लास होता है, उसमें पारा भर दिया जाए तो पारा भरने के कारण से उसकी शेप ऐसी होगी। ओके, तो आज अपने कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में सीखा कि कोई भी मटेरियल किसी भी पात्र को गीला करता है नहीं करता है तो उनकी कंडीशन क्या होंगी। अर्थात अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है किसी भी पात्र की दीवारों को गीला करता है तो इसका मतलब यह है कि वह कॉन्टैक्ट एंगल है वो π/2 से छोटा होगा उसका। ओके, थैंक यू।